नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग कैंसर रिलेटेड बातें करेंगे। हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो हम लोगों को कैंसर पे बात करना मतलब आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों को बात करना बहुत जरूरी होता है कि इसको किस तरह से हमें देखना है, क्या करना है। ये तो मैंने आज ये टॉपिक सेलेक्ट किया है, कैंसर और ब्लड कैंसर। इस पे आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि ब्लड कैंसर आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको किस तरह से विचार करना चाहिए और कैंसर को किस तरह से सोचना चाहिए, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और उसके बाद में आयुर्वेदीय चिकित्सा भी बताऊंगा, और आयुर्वेद में ऐसी व्याधियों के लिए क्या बताया ये भी मैं बताऊंगा। तो पहले मैं कुछ बता दूंगा और उसके बाद में आप लोग अपना अपना व्यू जो है, अपना अपना अनुभव है, वो जरूर शेयर करिएगा। आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर मैं ब्लड कैंसर पे भी बताऊंगा। तो इसको हम मांस रक्तार्बुद और रक्त मज्जा व स्त्रोतोदुष्टि ऐसा बोलेंगे। मांस रक्तार्बुद और रक्त मज्जा व स्त्रोतोदुष्टि। तो कैंसर और ब्लड कैंसर पे आज हमें बात करना है। तो कैंसर और ब्लड कैंसर जैसे व्याधियों का वर्णन आयुर्वेद में है कि नहीं है, ऐसा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चरक सुश्रुत वाग्भट, ये जो आयुर्वेद का परंपरा है, अगर ये ऐसे ही रहा, जैसे पहले चरक संहिता लिखा गया, फिर सुश्रुत संहिता दूसरे साइड लिखा गया, वाग्भट संहिता लिखा, मतलब वृद्ध वाग्भट की अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय लिखा गया, उसके बाद में दूसरे ग्रंथ है। तो उसमें कैंसर शब्द नहीं लिखा है कहीं पर भी। कैंसर शब्द तो अंग्रेजों ने दिया है। अगर इसका आयुर्वेद में समावेश हुआ रहता तो केमोथेरेपी जैसा दवाइयों के बारे में वर्णन हुआ रहता। लेकिन उन्होंने ग्रंथों में अस्थि और लोम इतना बोल के फिर वो ज्ञान लोप हो गया क्या, ऐसा पता चलता है कि उन्होंने, उनके टाइम पे ऐसी व्याधियां होती थी कि नहीं होती थी ऋषि मुनि लोगों के टाइम पे। दूसरा क्या है कि जो लोम है, अस्थि लोम, ये मज्जा का उपधातु बोला है और शुक्र का मल बताया है। फिर इस पर भी मत मतांतर होते गया। चरक ने, चरक संहिता में मांस और रक्त अर्बुद का समूल निर्हरण करना, ऐसा वहां पे अग्नि कर्म करना ऐसा बताया गया है। और सुश्रुत संहिता में तो शस्त्र कर्म करना ऐसा बताया गया है। और कुछ लोगों ने तो कहा है कि अर्बुद को हाथ भी नहीं लगाना है। उसके बाद में ये धीरे धीरे ये बढ़ते गया तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में रिसर्च हुआ बहुत कुछ, तो इसको कैंसर बोला गया। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें तो अपने ग्रंथों में बोली गई हैं। चरक संहिता में अगर जो काल उन्होंने उस टाइम पे देखा था, वह काल और आज का काल बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। क्योंकि आजकल क्या है कि एटम बॉम्ब का जो दुनिया है, एटॉमिक डस्ट जो होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अमेरिका ने इस पे
नागासाकी और हिरोशिमा में एटम बॉम्ब गिराया, द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म। फिर उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। और आज भी बहुत ज्यादा युद्ध हो रहा है, यूक्रेन और रशिया में बहुत ज्यादा युद्ध हो रहा है। और कल तो ऐसा खबर आया कि नेटो देश भी अब उतरने वाले हैं, फ्रांस भी उतरने वाला है। केवल इटली विरोध कर रहा है, लेकिन अमेरिका सपोर्ट कर रहा है नेटो को। और वो लोग भी युद्ध करने वाले हैं। 1 महीने के अंदर ये नेटो देश रशिया पे अटैक कर देंगे, और रशिया भी अटैक कर रहा है, फिर एटम बम का युद्ध होने वाला है। तो जो एटॉमिक डस्ट होता है, यह चरक और सुश्रुत के काल में नहीं था। अगर वो था तो हमें नहीं पता है, क्योंकि महाभारत काल में और रामायण काल में ब्रह्मास्त्र और पशुपत अस्त्र वो सब था। लेकिन हमें नहीं पता है कि वो क्या था और उसके वजह से क्या व्याधियां होती थी। हमें उतना रिसर्च आज के ग्रंथों में नहीं है। लेकिन आज जो देख रहे हैं हम लोग, तो एटॉमिक डस्ट के वजह से कैंसर हो रहा है, केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फैल गई है, बढ़ रही हैं, तो उसका प्रदूषण की वजह से ये कैंसर की बीमारी हो रही है। रासायनिक फर्टिलाइजर्स जो हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स उनका उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर उसके बाद में अलग अलग एलोपैथी की दवाइयां जो हैं, केमिकल, उनका रेडिएशन भी और उनका एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है, सब कृत्रिम रूप से बनाया जाना, इसका साइड इफेक्ट बॉडी पे कितना हो रहा है, यह भी आज के जमाने में हमें दिख रहा है। इसी तरह से टेरिलिन के कपड़े, ये चरक और सुश्रुत काल में नहीं थे टेरिलिन के कपड़े, लेकिन आजकल पाया जाता है। टेरिलिन के कपड़े लोग पहनते हैं। इसी तरह से जो टावर रहते हैं, मोबाइल टावर, वो पहले नहीं था, लेकिन आजकल इतना ज्यादा है। लोग मोबाइल का सेवन, मोबाइल को हमेशा साथ में ही रखते हैं सुबह शाम, उसका कितना बॉडी में इफेक्ट हो रहा है। प्लास्टिक का सेवन हो रहा है, मतलब प्लास्टिक में चाय पीना, प्लास्टिक में बहुत दिनों तक कोई भी चीज रखना, जैसे कि अचार रखना, जैम रखना, कोका कोला रखना। अगर वो 3 साल पुराना है, कोका कोला 3 साल पुराना है और वो फ्रिज में रखा हुआ है, और तो उसका इफेक्ट बॉडी पे हो रहा है क्या, ये हमें नहीं पता है। लेकिन हो, कहीं ना कहीं तो हो रहा है। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं कि अगर पानी जो है वो स्वर्ण के पात्र में रखा जाता है तो उसका अलग गुणधर्म है, चांदी के पात्र में रखा जाता है तो अलग गुणधर्म है। तो प्लास्टिक के रूप में अगर रखा जा रहा है तो प्लास्टिक कहीं ना कहीं तो बॉडी में जा रहा है। इसी तरह से खाने और काम में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। पहले के जमाने में ऐसा था कि ग्रंथों में ऐसा बोला है कि जब शाम के टाइम पे सूर्यास्त हो जाता था और पंछी जाने लगते थे, तो लोग घर पे आके खाना खा के सो जाते थे, 7-8 बजे तक सो जाते थे, और सुबह 3-4 बजे तक उठ जाते थे। आज के जमाने में ऐसा कुछ है नहीं। आजकल लोग सो ही रहे हैं 3-4 बजे और उठते हैं लेट। और या फिर वर्क शिफ्ट है, या इंस्टाग्राम में रील्स है, या व्हाट्सएप है, या और बहुत सारी चीजें आ गई हैं कि लोग तो 12-1 बजे के बाद ही सोते हैं। खाना पीने का टाइम भी सब बिगड़ गया है। एक्सरसाइज भी बहुत मुश्किल से, और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो जिम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो कृत्रिम जिंदगी बहुत हो गई है। उसी तरह से जब से बायोटेक्नोलॉजी है, मैं कोई भी साइंस को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के वजह से जो जो भी चीजें जो हैं, मतलब बहुत सारा कृत्रिम चीजें खाई जा रही है। जैसे कि केला जो है, आप एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, अंगूर में पहले बीज होता था, आजकल अंगूर में बीज नहीं है। टमाटर पहले खट्टा होता था, आज टमाटर खट्टा नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी आ रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके वजह से क्या है कि प्रोडक्शन ज्यादा है, खान पान जो है वो विकल्प स्वरूप का हो गया है। हाइब्रिड जवार आ रहा है, हाइब्रिड आलू आ रहा है, हाइब्रिड आंवला आ रहा है। और ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंगो जो है आजकल 12 महीने में मिल रहा है, अलग अलग कलर का भी मिल रहा है मैंगो। तो और जबकि मैंगो का सीजन क्या है, गर्मी का सीजन है। लेकिन अगर वो चीज जा रहे हैं अगर शरीर में, तो वो कहीं ना कहीं कैंसर उत्पन्न करने का कारण हो रहा है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसी चीजें आ रही हैं जो अनावश्यक चीजें हैं, जैसे कि किसी और देश का सब्जी इंडिया में इजीली अवेलेबल हो रहा है, जो कि हमारे लिए साथ में नहीं है, हमारी बॉडी को वो नहीं सहन होता है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जिंदगी बदल गया है, लाइफस्टाइल बदल गया है। उसकी वजह से कैंसर का हेतु एग्जैक्ट क्या है, वह सोचने की बात आ गई है आज के जमाने में। चरकाचार्य जी ने तो बहुत सारे अध्यायों में बोला है, मतलब और आयुष्य का में नहीं, दीर्घ जीविती अध्याय में सबसे पहले स्पष्ट किया है कि कलयुग में आयु जो है वह 120 साल और 6 दिन ऐसा बताया है। लेकिन कालांतर में 100 साल कम से कम बोला है कि शत आयुषी तो होना ही चाहिए आयु। तो आज लेकिन 100 साल तो बहुत ही रेयरली लोग ही जीते हैं। 40-45 साल में ही हार्ट अटैक आके लोग मर रहे हैं, मैक्सिमम 70-80 साल तक जाते हैं, उसके बाद वृद्धावस्था आती है और मर जाते हैं।
या फिर व्याधिग्रस्त होकर मर जाते हैं। तो ये आजकल का परिवेश इतना बिगड़ गया है। तो जब हम चिकित्सा करते हैं तो कैंसर के बारे में जब हम बात करते हैं, ब्लड कैंसर के बारे में बात करते हैं, तो चरक सूत्र स्थान में 19 नंबर का अध्याय में 47 नंबर का श्लोक में क्या बोला है? न ही सर्व विकारणम नामो अस्ति ध्रुव स्थिति। मतलब कोई भी सभी व्याधियां जो आएंगी, आने वाले समय में आएंगी या अभी हैं, उनमें सभी को हम नाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो व्याधि है। और उसमें इसी तरह से बोला है कि विकारानाम कुशलो ही जानियत कदाचना व्याध्यस्ते तदात्वे तु लिंग निष्ठानी नामता। मतलब प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है और रोग एक भी रहा, लेकिन एक ही रहा, लेकिन उनके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। उसका तीव्रता जो है, क्रॉनिसिटी और सिवियरिटी, इसमें फर्क पड़ सकता है। एक्यूट है कि सीवियर है, और कितना ज्यादा व्यापक हो गया है, ये अलग अलग हो सकता है। तो हम लोग उनके नाम नहीं दे सकते हैं। हर बीमारी का नाम ग्रंथों में नहीं दिया है, आयुर्वेद के बाद परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। लेकिन बाद में ऑटो इम्यून डिजीजेज आए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ, एल्जाइमर्स हुआ, पार्किंसन हुआ, ये सब अंग्रेजों ने नाम दिए, अंग्रेज डॉक्टर्स लोगों ने नाम दिए। लेकिन आयुर्वेद में ऐसे शब्द कहीं पर भी नहीं आए। तो इसके लिए उन्होंने पहले ही बता दिया है कि विकारों का नाम नहीं पता है आप लोगों को, लेकिन आप उनके लक्षण देखिए, दोष दुष्य समूर्छना देखिए, वात की पित्त कफ तो वही रहेगा, तो उसके हिसाब से आप लोग चिकित्सा करें, तो इससे जरूर फर्क पड़ेगा। आजकल प्रचलित पद्धति में मैलिग्नेंट ट्यूमर जो रहता है, कैंसर रहता है, वह देखना चाहिए, तो वह मांसगत रहता है। और रक्तार्बुद देखते हैं तो ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया रहता है, ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया बोलते हैं। और उसमें बहुत बहुत ज्यादा डब्ल्यूबीसी बढ़ता है, बहुत ज्यादा फास्ट डब्ल्यूबीसी बढ़ता है, और मांस में तो वो ट्यूमर टाइप हो जाता है। तो ऐसे आयुर्वेद में वर्णन किए हैं ऐसे अर्बुद, उनकी साध्य साधत्व बताइए, चिकित्सा बताइए, पथ्य पथ्य भी बताए हुए हैं, लेकिन उनको कैंसर नाम नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं तो रक्त का जो कैंसर है, ब्लड कैंसर है, वो आयुर्वेद में नहीं है, तब भी उसको हम स्त्रोतोदुष्टि ऐसे लक्षणों से हम लोग जोड़ सकते हैं और स्त्रोतोदुष्टि की चिकित्सा कर सकते हैं। दोषों का बल अबल को हम लोग ध्यान में रख के आगे समझ सकते हैं क्या व्याधि है। आयुर्वेद ने शरीर का धारण करने के लिए 7 धातुएं बताई हैं, कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। और उस उनमें कोई ना कोई दुष्टि हो रही है, और इसी तरह से मल, इसमें भी दुष्टि हो रही है तो व्याधि होता है। और इनको दुष्ट करने वाले 3 दोष है, वात पित्त कफ, है ना। उसमें सबसे मेन है, ऐसा बताया गया है। आयुर्वेद में अर्बुद अगर देखे जाए तो वातज पित्तज कफज मेदोज मासज और रक्तज, ऐसे अर्बुद के टाइप बताए हैं। तो दोषज प्रकार जो है, वातज पित्तज कफज, ये तो ठीक हो जाते हैं, उनकी चिकित्सा भी बताइए। मेद का अर्बुद है वो शस्त्र साध्य है, जैसे लाइपोमा वगैरह हो गया, वो सर्जरी से ठीक हो जाता है, या पूरा भाग निकाल के हम लोग कर सकते हैं, पूरा भाग निकाल के फिर अग्निकर्म करने के लिए वो ठीक हो जाता है। लेकिन मांस का अर्बुद और रक्त का अर्बुद सुश्रुत संहिता में असाध्य बताया गया है, उसमें कोई चिकित्सा न करें, वो असाध्य है, ऐसे बोल दिया है। और इसी तरह से चरक संहिता में भी इन्होंने बोला है कि शार कर्म करें, अग्निकर्म करें, ऐसा बताया गया है। तो चरक सूत्र स्थान 28 में 23 नंबर का जो श्लोक है, इसमें बोला है मास जानम तु संशुद्धि शस्त्र शाराग्नि कर्मचा। मतलब अगर मांस में अर्बुद हो गया है तो शस्त्र कर्म करें, शार कर्म करें और अग्नि कर्म करें, या फिर शुद्धि करें पूरा शरीर का, पंचकर्म करें, ऐसा चरक संहिता में बताया गया है। जो अर्बुद साध्य होते हैं, तो साध्य में अर्बुद में व्रण हो गया है, या मर्म स्थान में हो गया है, या स्त्रोतोसों में हो गया है, तो वह कभी भी ठीक नहीं होते हैं। मर्म स्थान जो है वो बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, वहां पे अगर अर्बुद हो गया है तो वो कभी नहीं ठीक होगा। स्त्रोतोसों में हो गया है वह कभी ठीक नहीं होगा। व्रण अगर उसमें हो गया है वह ठीक नहीं होगा, ऐसा सुश्रुताचार्य जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। तो आप लोग सारे कैंसर के पेशेंट ठीक कर देंगे, यह बिल्कुल भी ऐसा ध्यान में रखिए कि जब आप तो लोगों ने कहा है कि नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है, हम चिकित्सा देंगे, लेकिन वो कितना ठीक होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये आप तो वचन है कि वो नहीं ठीक होता है, ठीक है। इसी तरह से अचल अर्बुद जो है, जो एक साइड एक जगह पे है, जो चल नहीं है, अचल अर्बुद तो कभी भी ठीक नहीं होते हैं। एक जगह उसने पूरा अपना रूट पकड़ लिया तो कभी नहीं ठीक होते हैं। इसी तरह से सुश्रुत निदान स्थान में बोला है साधे स्वपी भवे च असाध्यम, साध्य भी है उसकी चिकित्सा नहीं किया तो असाध्य में होता है। तो असाध्य का मतलब क्या है कि वो नहीं हो सकता चिकित्सा से ठीक। सुश्रुत निदान स्थान 15 में
15 चैप्टर में 19 नंबर का श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं स्त्रोत सुता यदत्व मते तल्यम तेष्वस्त्रिंग मांसजे वर्जे चनार्वे न्यायते साधिये। मतलब उन्होंने अलग अलग चीजें बताई हैं। गात्र प्रदेशे क्वचि देवा दोषा तद अर्बुद शास्त्र विदो वदंती। मतलब अर्बुद का उन्होंने डेफिनेशन दिया है कि शरीर के कोई भी प्रदेश में मांस की दुष्टि होने से एक कुछ ऊंचा कुछ तो निर्मित हो जाता है और उसको हम अर्बुद बोलते हैं। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है, मांस का विकृत रूप में कुछ तो ऐसा उठान हो गया है, कुछ उठ गया है। जो भी चीज दिख रहा है वो मांस के बढ़ने की वजह से हो रहा है। वह गोलाकार होता है, बड़ा होता है, गोल होता है, उसमें मंद वेदना होती है, स्थिर होता है, उसमें थोड़ा सा रक्त का भी प्रभाव होता है। तो एलोपैथी में इसको ट्यूमर बोला जाता है। और यह ट्यूमर जो है कैंसर में महत्वपूर्ण चीजें, ये सिम्टम है। तो ये धीरे धीरे ये ना धीरे धीरे बढ़ते जाता है। कभी बहुत जल्दी होता है, कभी धीरे धीरे पाक होते जाता है। लेकिन जो रक्तार्बुद है जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं वो जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। और वाग्भट के हिसाब से मेद और कफ का आधिक्य की वजह से और स्थिरत्व के वजह से अर्बुद का पाक नहीं होता। ऐसा वाग्भट जी का मत है कि वो कभी पकेगा नहीं। जैसे फोड़ा पक जाता है, व्रणशोथ पकता है, आमावस्था, पच्यमानावस्था, पक्वावस्था, ऐसा अर्बुद का ऐसा पक्वावस्था कभी भी नहीं आता। ऐसा वाग्भट जी का मत है। प्रायः मेदो कफाट्यत्वात् स्थिरत्वाचन पच्यते। ऐसा अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में 29 चैप्टर में 25 नंबर का श्लोक में बताया है। अब हम मांस अर्बुद और रक्त अर्बुद के बारे में बात करेंगे। तो ये असाध्य रूप में बताया है, मांस अर्बुद या रक्तार्बुद, ब्लड कैंसर या नॉर्मल कैंसर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वह असाध्य रूप में बताया है। मांस अर्बुद की शुरुआत जब हो जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं जख्म होता है या कोई चोट लगती है, उससे शुरू होता है। मांसाहारी लोग जो है, जो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, उनको ये ज्यादा पाया जाता है। स्निग्ध और त्वचा का वर्ण जो है वह पत्थर की तरह हो जाता है और कठिन हो जाता है, लेकिन वेदना नहीं होती है, उसमें पस नहीं होता है और वह ठीक भी नहीं होता है। तो इसमें ऐसा बोला है कि अर्बुद में बोन हार्डनेस या मैलिग्नेंट ट्यूमर ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। जैसे हड्डी का पूरा हार्ड हो जाता है, वैसे ही वो ट्यूमर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है। यह अर्बुद की उत्पत्ति होती है तो मांस धातु में या मांस स्रोतस में ये शुरू हो जाता है। वहां पे स्थान वैगुण्य होने के बाद धात्वग्नि मंद होना यह भी कारण होता है। उसके बाद में जो पेशियां हैं, वहां पे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उसका जो वृद्धि है वह बहुत ज्यादा फास्ट होता है, अपक्व होता है और वो प्रमाण के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। फास्ट उसका प्रोलिफरेशन होता है, जल्दी जल्दी मैलिग्नेंसी फैलती जाती है। तो ये एक ही जगह रहेगा तो इसका हम ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सब जगह फैलते जाता है। दूसरा बोला है कि मुष्टि प्रहारार्धी अश्मोपमम प्रचाल्यम, जिस तरह से मुट्ठी से मारा उस तरह से प्रहार आदि से वो बढ़ता है। और अश्म मतलब पत्थर की तरह ये एक जगह स्थिर हो जाता है, बढ़ने लगता है। प्रदुष्ट मासस्य नरस्य मासार्बुद तो असाध्य मुक्तम। तो ये मासार्बुद है, ये असाध्य कहा गया है, उत्तम। मांसवा स्रोतस बिगड़ने से ये व्याधियां होती हैं। तो चरक संहिता में क्लियरली बोला है, अधिमांस, अर्बुद, गलशुंडी, पुतिमास, एलर्जी, गलगंड और उपजिह्वा, ऐसे व्याधियां बताई हैं। अधिमासार्बुद गंडोप गंडमालोपजिह्विका, ऐसा चरक सूत्रसान 28 चैप्टर में 11 नंबर के श्लोक में बताया। जो ब्लड कैंसर है, तो रक्त अर्बुद में वो प्रकोपित हुए दोष है, धातुओं का पाक करके मांसपिंड उत्पन्न करते हैं और उससे स्राव निकलता है और वृद्धि जल्दी जल्दी होती है। उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और रक्तक्षय की वजह से रोगी को पंगुता आ जाती है। दोषा प्रदुष्ट मांसपिंड स्रव जस्त्र रुधिर रक्तशोपद्रव पिंडितत्वात् पांडु भवदर्भ पीड़ितास्तु शिरास्थम तत् शोणित अर्बुदम। मतलब रक्तवत स्रोतस की दुष्टि की वजह से ये व्याधियां होने लगती है। इसी तरह से एक रक्तज गुल्म भी बताया है। स्त्री रोगों में गुल्म, ये शब्द बार बार बोला है, गर्भाशयस्थ अर्बुद ऐसा बोला है। उसी तरह से कुष्ठ विसर्प पीड़िका गुल्मोप विद्रधि, ऐसा सुश्रुत संहिता चरक संहिता में रक्त मतलब रक्तोपज जन्य जो व्याधियां हैं उसमें ये सारी व्याधियां बताई हैं कि कुष्ठ होता है, विसर्प होता है, पीड़िका होता है, गुल्म होता है, अश होता है, विद्रधि होता है। चिकित्सा स्वरूप में अगर हम लोग देखें तो अर्बुद ये स्थिर धातु के जगह होता है। तो इसमें वमन विरेचन पंचकर्म की हमें मर्यादा आती है कि हम वमन विरेचन बस्ती ये सब करें। मांस का अर्बुद है तो अग्निकर्म करना बहुत जरूरी है। और मांस का अर्बुद है
कैंसर है तो अग्नि को हमें, जो जाठराग्नि है उसको प्रदीप्त रखना है, मंद नहीं होने देना है। स्त्रोतों से में अग्नि मंद हो जाए तो उसको रोकना बहुत जरूरी होता है। आहार विहार और मेडिसिन से स्त्रोतों को बल मिले और स्त्रोतस में बहुत ज्यादा बिगाड़ ना हो, ऐसी चिकित्सा करना पड़ता है। और दूसरा, रक्त व स्त्रोतस में अगर ब्लड कैंसर हुआ है तो उसका हेतु क्या बताए? विदाही अन्न पानानी भजताम चानलापन, तो और उससे मासव स्त्रोतस में क्या बताया? अभिषंदनी, ये सारे श्लोक बताए, सोपताम दिवा, विरुद्धाशन वगैरह सब ये बताया है। तो हम लोग जब ये हेतुओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्लड कैंसर का हेतु क्या है। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है कि ब्लड कैंसर के पेशेंट जो रहते हैं, ल्यूकेमिया के पेशेंट रहते हैं, उनमें बहुत बार ज्वर आया हुआ रहता है, मतलब बार 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 फीवर हुआ रहता है। और फीवर को सप्रेस करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं, एलोपैथी की दवाइयां दी जाती हैं या फिर इंजेक्शन देके सप्रेस। लेकिन वो ज्वर जो होता है वो बार बार ज्वर आके धातुओं का पाक करता है और वो ब्लड कैंसर के रूप में हमें परिणत के दिखता है। उसकी चिकित्सा क्या करना है वो मैं बताऊंगा, किस तरह से सोचना है वो भी मैं बताऊंगा। तो हमारा चिकित्सा का उद्देश्य क्या रहता है कि उत्तम धातुओं को तैयार करना है, धातुओं की धातु अग्नि को अच्छा करना है। क्योंकि धातुओं की अग्नि अच्छा रहेगा। अब वो धातु की अग्नि किस पे डिपेंड करती है? तो जाठराग्नि पे डिपेंड करती है। तो अगर धातु अग्नि मंद हुआ तो अप्राकृत धातुओं की वृद्धि बहुत ज्यादा होने लगेगी। तो इसीलिए सबसे पहले चिकित्सा सबसे पहले चिकित्सा करना है तो जाठराग्नि की चिकित्सा करना है। क्योंकि जाठराग्नि प्रदीप्त हो गया तो वो धात्वग्नि को अच्छा करे तो विकृत धातु जो उत्पन्न हो रहे हैं वह पूरी तरह से बंद हो जाएंगे और अच्छे धातु उत्पन्न होना शुरू होंगे। और स्वभाव परमत से जो खराब सेल हैं वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे और अच्छा धातु अच्छा होगा, अच्छा अग्नि धात्वग्नि अच्छा होगा तो अच्छे धातुओं की निर्मित होगी। तो इस तरह से अग्नि पे विचार करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा क्या है कि मासव स्त्रोतस की दुष्टि हो रही है या रक्तव स्त्रोतस की दुष्टि हो रही है, मतलब ब्लड कैंसर हो रहा है या मांस का अर्बुद हो रहा है, मैलिग्नेंट कैंसर हो रहा है, तो दूध और गन्ने के जो पदार्थ हैं, गन्ने के मतलब शुगर केन जूस से बने हुए पदार्थ है, उसको वर्ज करना है। जैसे कि मीठा, फिर जड़ पदार्थ ये टालना है, अभिसंधि पदार्थ को टालना है। जैसे भैंस का दूध है, नमक है, मिक्स फ्रूट सैलेड है या फिर मिल्क शेक है, ये सबको टालना है। गुरु और स्थूल जो पदार्थ है उनका अति मात्रा में सेवन करना बंद करना है। दिन में खाने के बाद तुरंत सोना ये बंद करना है। और रात को भी खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है, ऐसा हमें बोलना है। दही जैसे पदार्थ है वर्ज करना है। ये सब जब किया ना तो अगर ये सब नहीं किया तो चिकित्सा कभी सफल नहीं होगी। तो हेतुओं का सेवन हो रहा है वो बंद करना है। पथ्यकर आहार में पुराना घी, पुराना चावल, मूंग, परवल, फिर शिगरू, करटोली करके एक वनस्पति सब्जी आती है वो देना है। फिर उसके बाद में जो बाम्बू का जो ये रहता है अंकुर रहता है वो देना है। और दीपन चीजें देनी है, गुग्गुल कल्प देना है, वरुण जैसे द्रव्य देने हैं। ये योग रत्नाकर में बोला है, ऐसे करने से अर्बुद में बहुत अच्छा फायदा होता है। और उसी तरह से प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए रसायन चिकित्सा दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। क्योंकि सुश्रुत स्थान में बताया है, रसायनम तु आयुर्वेदाग्रम रोग हरणम समर्थम च, मतलब रोगियों को हरण करने में सबसे समर्थ कौन सा चीज रहता है? तो रसायन रहता है। और उसमें आप शिलाजतु रसायन, लौह रसायन, ताम्र रसायन या च्यवन प्राशवले, अभ्यामल के अवले, ऐंद्र रसायन, मेध्य रसायन, बहुत सारे द्रव्य हैं, उनका प्रयोग करें जो रसायन के रूप में त्रिफला रसायन, च्यवन प्राशवले, भल्लातक रसायन, इन सब का अवस्था देख के और प्रकृति देख के सेलेक्ट करके वो दे, वर्धमान पिपली रसायन वगैरह। तो उससे बहुत अच्छा कैंसर में फायदा होता है। अभी मुझे दोषों अनुसार अर्बुद बताना है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं कैंसर से रिलेटेड? आप लोग का क्या कोई विचार है? पल्लवी मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? मनीषा मैम कुछ बोलना चाहती हैं? हेलो। हाँ जी बोलिए मैम। हाँ सर, कैंसर ब्लड कैंसर के पेशेंट तो मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन मेरे जो यहाँ आयुर्वेदिक पत्रिका आती है उसमें वेलणकर सर ने एक लेख लिखा था ब्लड कैंसर के लिए। तो उसमें उन्होंने बताया था कि जब ब्लड कैंसर होता है तो वहाँ पे वो रक्तवह स्रोतस का व्याधि है, और उसमें रक्तवह और रसवह स्रोतस इंक्लूड रहते हैं। तो रक्तवह स्रोतस पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। और उन्होंने बोला था कि वहाँ पे रस धातु अगर अच्छा रहेगा, रस धातु की अग्नि अच्छी रहेगी तो रक्त निर्मित अच्छी होगी।
तो इसलिए यकृत, प्लीहा, बोन मैरो ऐसे सभी मूल स्थान पे चिकित्सा होना जरूरी है। और उसमें उन्होंने तिक्तक्षीर बस्ती, मुस्तादी राजेआपन बस्ती, वर्धमान पिपली ऐसा अवस्थानुसार गुरुजी का भी उपयोग करने को बोला है सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और कोई कुछ बोलना सर चाहते हैं, बोल सकते हैं। हाँ जी, बोलिए मैम। पल्लवी मैम, और कुछ बोलना चाहती हैं आप? नहीं सर। हाँ ठीक है। महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये मैलिग्नेंट कहना था कैंसर। सर, ये आपने जो ब्लड कैंसर को और अर्बुद में जोड़ा है, उसको कैंसर में अर्बुद थोड़ी होता है, वो तो खून खून की जो अपनी प्रकृति है, वो खून समाप्त होने लगता है उसका। नहीं, मैं दोनों चीज साथ में पढ़ा रहा हूँ सर। ब्लड कैंसर अलग चीज होता है, मांस अर्बुद अलग होता है। लेकिन मैं हाँ जी। कॉमनली पढ़ा रहा हूँ, हेतु के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। आप बताइए सर, ब्लड कैंसर पे आपका क्या व्यू है, वो बताइए। ब्लड कैंसर के बारे में तो पेशेंट तो कभी हमसे तो क्लियर हुए ही नहीं है, तो सर इतनी बड़ी स्थिति में तो नहीं आए अपन, जो ब्लड पर कैंसर। डब्ल्यूबीसी ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हाँ उसमें ज्यादातर हिस्ट्री मिलता है कि जो विषम ज्वर रहता है ना, पहला कौन सा है? संतत ज्वर। फिर दूसरा है सतत ज्वर। संतत ज्वर 24 घंटे रहता है। सतत ज्वर दिन में 2 बार आता है, सुबह मतलब दिन में एक बार, रात को एक बार, ऐसा ज्वर है। तो जो विषम ज्वर, सतत ज्वर है, रक्तगत ज्वर, वो ज्यादातर पाया जाता है, उसका हिस्ट्री में पाया जाता है कि दिन में भी बुखार आ रहा है, शाम को भी बुखार आ रहा है। तो उसकी चिकित्सा अच्छे से नहीं होती है, एंटीपायरेटिक देके दबा दिया जाता है, और वो बहुत सालों साल आता है, बहुत सालों साल आता है। तो धीरे 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 रक्तवत स्त्रोतस की दृष्टि होती है, और वो यकृत और प्लीहा में भी उसका अफेक्ट होता है, और इस तरह से ब्लड कैंसर हो जाता है। एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, केवल केमोथेरेपी करते रहते हैं, हाँ, केमिकल उसको इंजेक्शन से डालते रहते हैं। ब्लड चढ़ा देंगे निकाल के दोबारा से, और क्या ये करते हैं हाँ, फिर। उसका इलाज नहीं है। जी, एक डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपके पास भी एक केस आई है, वो आप बताना चाहेंगे? प्रणाम सर। हाँ सर, बताइए सर। सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं ब्लड कैंसर और आपका मांस अर्बुद के कारण हुआ कैंसर। पर मैं यहाँ थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा ब्लड कैंसर के ऊपर कि ब्लड कैंसर जो मतलब अपने यहाँ बताया गया हैगा, मतलब एलोपैथी साइंस में इसको हम पांडु से इसकी हम थोड़ा सा यदि हम इसको पांडु की तरफ लेके जाते हैं तो उसमें चिकित्सा बहुत आसान हो जाती है। इस बीमारी का जो रूट कॉज है वो ये बताया गया है कि भाई इसमें पित्त धातु दूषित होती है, उसका दोष होता है। और दूष्य में रक्त, मांस, मेद और ओज इनकी दृष्टि होती है। और जनरली इसमें क्या होता है कि जब अपन इनको देखा जाए तो पैथोलॉजी के अनुसार देखें तो इसमें श्वेताणु वृत्तिजन्य पांडु रोग हम इसको आयुर्वेद से कह सकते हैं, जिसको हम ये लोग एलोपैथ वाले लिखोमिया कहते हैं। इसमें सर पित्त दोष के साथ रस और रक्त इनकी मेन दृष्टि बताई गई है। और पित्त दोष, रस और रक्त, ये तीन चीजों पे हमें काम करना होता है। और इनको दृष्टि करने वाला जो होता है वो हमारी अग्नि होती है। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे हमें जाठर अग्नि पे काम करना है, धातु अग्नि पे काम करना है। तो इसी तरह हम यहाँ पे जो अग्नि मंद हुई है और उसके कारण जो आम की उत्पत्ति हुई है, और आम में परिवर्तित जो अग्नि हो गई, मतलब जो हमारा अन्न है वो आम में परिवर्तित हो रहा है। इसके कारण जो आने वाली मतलब धातुएं हैं, रस धातु, रक्त धातु, इनका निर्माण ठीक से नहीं हो पाता है। और मंद हुई अग्नि, पाचक अग्नि, ये सब हमें इसमें ठीक करना पड़ती है। मंद अग्नि के कारण जिससे पैदा होने वाली जो समस्याएं हैं वो पाचक पित्त द्वारा योग रासायनिक क्रिया न होने के कारण रस धातु का निर्माण प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता हैगा, और रस धातु निर्माण क्रिया में किसी तरह की शिथिलता आ जाती है। और यहाँ पे यकृत प्लीहा पर के काम पे भी प्रभाव पड़ता हैगा, जो रस धातु में रक्त बनाने का काम करती हैं। इसमें एक बहुत कॉमन जो आपने बताया हेतु कि इसमें एक फीवर की हिस्ट्री बहुत कॉमन है कि आप जब भी ब्लड कैंसर के पेशेंट आप देखेंगे तो ये जरूर उनमें होगा कि इनको मलेरिया रिकरेंट होता रहा या ज्वर आता रहा और उसको दबा दिया गया, और उसके बाद पुनः कुछ दिनों बाद वापस ज्वर आया। ऐसे करते करते इसकी संप्राप्ति बनती है। जी सर। हाँ, अभी मैं महेंद्र सर की बात मान के मांस अर्बुद को हटा देता हूँ, वो बाद में कभी पढ़ाऊंगा। अभी केवल आज मैं केवल और केवल ब्लड कैंसर पे बात करता हूँ, मैं तो फिर कंफ्यूजन हो रहा है बात करने में या समझने में।
अभी केवल ब्लड कैंसर पे बात करते हैं। तो ब्लड कैंसर जो है, रक्त का कैंसर जो है, यह आयुर्वेद में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। ऐसे ब्लड कैंसर नाम का कोई व्याधि नहीं है। लेकिन इसमें जो स्त्रोतस है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, उसमें दृष्टि होती है। हीमोपोएटिन सिस्टम जो है, जो रक्त मज्जा व स्त्रोतस, उसमें कहीं ना कहीं स्त्रोतो दृष्टि होती है। इस पे अभी वो सर बताएंगे, आदित्य सर हैं तो वो बताएंगे। हीमोपोएटिन सिस्टम में जहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस ऐसे जो वर्ड बताए, परकर्सर सेल्स वगैरह, उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट आता है, ऐसा आधुनिक शास्त्र मानता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से रसव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस और मज्जाव स्त्रोतस की इसमें बिगड़ मतलब चेंजेस आते हैं, और इसकी वजह से ब्लड कैंसर होता है। रसव स्त्रोतस अगर बिगड़ गया तो ऐसा फील होता है, मतलब आप ब्लड कैंसर को एक केवल ब्लड कैंसर ना बोलिए, इसको आप रसव स्त्रोतस की भी दृष्टि बोलिए, रक्तव स्त्रोतस की भी, और मज्जाव स्त्रोतस की भी बोलिए। तो रसव स्त्रोतस जो है, उसकी दृष्टि का क्या कारण बताया अपने ग्रंथों में? तो बोला है कि गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समश्नताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंतनाम अति चिंतनात्। मतलब अगर गुरु पदार्थ, शीत पदार्थ, अति स्निग्ध आहार अति मात्रा में सेवन किया जा रहा है, तो रसव स्त्रोतस का दृष्टि का प्रमुख कारण है। क्योंकि रस धातु की उत्पत्ति साक्षात आहार रस से हो रही है, और आहार रस ही अगर दूषित है, बहुत हैवी चीज खाया जा रहा है, उसमें आम है बहुत ज्यादा, तो उससे रसव स्त्रोतस की दृष्टि हो जाती है। और इसके वजह से विकृत आम या फिर साम रस पूरा शरीर में जा रहा है। आम युक्त जो रस है, आम मतलब इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, लिक्विड फॉर्म में है, वो गाढ़ा गाढ़ा है बहुत ज्यादा, और स्त्यान है, वो पूरे शरीर में फैल रहा है। और उसकी वजह से क्या होगा? अश्रद्धा चा अरुचि चास्य वरस्य अरसज्ञता हृलासो गौरवम तंद्रा सांगमर्दो ज्वरस तमः पांडुतम स्त्रोतसा रोधा क्लैब्यम साधा कृशांगता नाशो अग्नेर यथाकालम वलय फलितानि च रस प्रदोष जार होगा। मतलब खाने की वासना न होना, भूख नहीं लगता है बिल्कुल भी, मुंह में टेस्ट नहीं रहता है, मुंह का स्वाद जो है वो अलग रहता है। उसी तरह से हुरलास, नौशिया फीलिंग होगा, अंग गौरव, अंग मर्द, ज्वर, तमा प्रवेश, पांडुता, आंखों के आगे अंधेरा छाएगा, बहुत ज्यादा पांडुता होगा, स्त्रोतोरोध होगा, नपुंसकता होगा, अंग साध, कार्श्य, अग्निमंद, और अकाल में बाल सफेद होना। ये सारे सिम्टम रसव स्त्रोतस की दृष्टि में होता है। उसी तरह से रक्त व स्त्रोतस अगर हम लोग देखें तो उसका क्या हेतु बताएं? आप लोग जब भी ब्लड कैंसर के पेशेंट देखें तो ये इस पे ध्यान दीजिए, रसव स्त्रोतस, रक्तव स्त्रोतस और मज्जाव स्त्रोतस, इनकी दृष्टि है। तो रक्तव स्त्रोतस की दृष्टि में क्या बताया? विदाही अन्न पानानि स्निग्धोष्णानि द्रवाणी च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजतम चातपानलो। मतलब अगर अधिक मात्रा में अति तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सरसों का तेल, या फिर बहुत ज्यादा बहुत तीक्ष्ण चीजें खाई जा रही, गरम मसालों का सेवन हो रहा है, मद्यपान किया जा रहा है, विष द्रव्यों का सेवन हो रहा है, लवण अम्ल कटु क्षार युक्त पदार्थों का सेवन अति मात्रा में हो रहा है, कुल्थी का सेवन हो रहा है, मांस, उड़ीद, चना, तिल तेल, मूली, मत्स्य, ऐसे जलचर प्राणियों का मांस, दही का प्रयोग हो रहा है, मंदक दही का प्रयोग हो रहा है, अम्ल कांजी, इनका प्रयोग हो रहा है, तो ये रक्त दुष्टिकर है। उसी तरह से विरुद्ध भोजन, यह एक हेतु बताया, दिवास्वाप, अति क्रोध, वमन वेग का धारण करना, श्रम, आघात, शरीर और मन का शोभ, मतलब माइंड का इफेक्ट इसमें जरूर है। पेशेंट बहुत सालों से इसमें ये है, मतलब शॉक में, डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में। और शरद ऋतु में नॉर्मल रूप से रक्तव स्त्रोतस की दृष्टि होती है। और दृष्टि के लक्षण क्या बताएं? कुष्ठ विसर्प पीड़का रक्त पित्तम अस्रिक दरा गुद मेड्रास पाकश प्लिहा गुल्मोथ विद्रदी नीलका कामला व्यंग पिपलस तिलकालका ददुश्चर्मदम शुत्रम पामा कोठास्त्र मंडलम रक्त प्रदोषात जायन्ते। मतलब इसमें कुष्ठ विसर्प पीड़का, ये सारे ब्लड कैंसर में सिम्टम्स दिखते हैं हमको। पीड़का, रक्त पित्त, रक्त प्रदर, गुदपाक, मेढपाक, मुदपाक, मुखपाक, फिर प्लीहा दोष, प्लीहा वृद्धि, गुल्म विद्रदी, नीलिका, मतलब त्वचा पे नीले धब्बे आना, कामला व्यंग, विप्लव, तिलकालक, दद्रु, चर्मदल, श्वित्र, पामा, कोट, ये रक्तव स्त्रोतस की दृष्टि में ये सारी चीजें आती हैं। इसी तरह से मज्जाव स्त्रोतस और अस्थिव स्त्रोतस का दृष्टि देखें तो उसमें क्या बताया है? अस्थिव स्त्रोतस के लिए व्यायामति संशोभात अस्त्यानामति विघट्टनात् अस्थिवाहिनी दुष्यंती विरुद्धानम च सेवनात्। मतलब विरुद्ध अन्न का सेवन करना, आघात होना, अति व्यायाम करना, ऐसी चीजें रहती है। उसी तरह से मज्जाव स्त्रोतस की दृष्टि का क्या बताए? उत्क्षेप्यात अभिषंदात अभिघातात प्रपीड़नात् मज्जावाहिनी दुष्यंती विरुद्धानम च सेवनात्। विरुद्ध अन्न का सेवन रक्तव स्त्रोतस में भी आ रहा है, मज्जाव स्त्रोतस में भी आ रहा है, और
मासवा में भी आ रहा है, हर चीज में आ रहा है कि विरुद्ध अन्न ये एक मेन कारण होता है। अभिसंधि पदार्थों का सेवन, विरुद्ध आसन का सेवन करना, अभिघात प्रपीड़न, अवयव पेशित होना, ये सारी चीजें बताई हैं। तो हमें ये सारी चीजों को देख के फिर कैंसर, ब्लड कैंसर किस तरह से हुआ है, एक तो ज्वर है, पांडु है, और ये स्त्रोतों की दृष्टि, इसको हमें ध्यान में रखना है। अभी मैं आदित्य सर से जानना चाहूंगा। आदित्य सर, आप मॉडर्न व्यू थोड़ा बताएंगे ब्लड कैंसर के बारे में, वेस्टर्न साइंस क्या मानता है? सर ब्लड कैंसर में स्टेम सेल्स मतलब शुक्र धातु, फिर स्टेम सेल्स के आगे वाले कमिटेड सेल्स है मज्जा धातु, और इन्हीं का आम जो रहता है धातु पाक, मतलब ये बड़े आते हैं ये धातु, और ये रक्त में बहने लगते हैं। और तो सर रक्त दुष्टि, रस दुष्टि और मज्जा शुक्र दुष्टि, ये चार चीजें तो सर निश्चित है। और मतलब जब हम ट्रांसप्लांट करते भी हैं तो बस 100 माइक्रोलीटर, मतलब एक टेस्ट ट्यूब का अगर बेस इतना ले लें, जितना उसके बेस में जो चिपका रहे, उतने ही स्टेम सेल्स पूरे शरीर को फिर से पॉपुलेट कर देते हैं, मतलब पूरे शरीर का फिर से रक्त बना देते हैं। तो सर ये चार चीजों की वो जो दूसरी परकर्सर सेल वाला, वो वाला थोड़ा बताएंगे, वो ब्लड कैसे बनता है, वो थोड़ा बता दीजिए ना सर। नॉर्मली अच्छा। ब्लड कैसे, आरबीसी कैसे बनता है? सर जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनके प्रिकर्सर सेल्स होते हैं, तो इनको बोलते हैं बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट। बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट यानी जो एकदम से जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं और एक गुच्छे जैसा बना लेते हैं लैब के अंदर। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मतलब जो उन्हीं गुच्छे जैसा बनाते हैं, आगे चल के ये गुच्छे गुच्छे नहीं बनाते लेकिन पूरी कॉलोनी बना लेते हैं। मतलब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो मोरूला जैसे गुच्छे बना लेते हैं, कुछ सेल्स उसके बाद जब थोड़े से कमिट हो जाते हैं तो फिर वो गुच्छे एकदम नहीं बनाते, लेकिन एक डिस्क जैसा शेप, कॉलोनी जैसी बना लेते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन पावर कम होती, फिर उनको हम बोलने लगते हैं हेमाटोपोइटिक प्रिकर्सर सेल्स, इस तरीके से बोलते हैं। और फिर उन्हीं में से जैसे इरिथ्रोब्लास्ट, और फिर इरिथ्रोब्लास्ट, प्रोनॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इस तरीके से मतलब जिनकी डिवीजन कैपेसिटी जितनी ज्यादा होती वो कम होने लगती है। तो इस तरीके से हम ऐसी रेड ब्लड सेल्स का, ऐसी वाइट ब्लड सेल्स का। वाइट ब्लड सेल्स में दो टाइप के सेल होते हैं। एक तो जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स रहते हैं, मतलब जो ग्रेन्यूल्स जिनमें रहते हैं उनको ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। उनके प्रिकर्सर्स मतलब जैसे न्यूट्रोफिल हुआ, इयोसिनोफिल हुआ, बेसोफिल हुआ, इन सब के अंदर ग्रेन्यूल्स ज्यादा रहते हैं। तो और दूसरे टाइप के सेल जो होते हैं उनमें एक न्यूक्लियस बड़ा सा रहता है, उनको बोलते हैं मोनो न्यूक्लियर सेल। तो जैसे लिम्फोसाइट हुआ, मोनोसाइट हुआ। तो सर इन सबके प्रिकर्सर्स है ना मज्जा धातु, जैसे जो बोन रहती है, बोन के बीच में जो पल्पी एरिया रहता है, उसके अंदर मिलते हैं। और ये जो प्रिकर्सर इनके मिलते हैं ये शुक्र से बनते हैं, मतलब जो पुराने सेल्स जो सारे तरह के सेल्स बना लेते हैं वो भी उसमें छिपे रहते हैं। तो जब ब्लड कैंसर होता है तो कुछ सेल्स जो सारे तरह के सेल्स बना लेते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, कुछ सेल्स जो मतलब कमिटेड रहते हैं वो उसके कारण वो भी एबनॉर्मल हो जाते हैं, और बाकी इनकी गंदगी ब्लड में मिलती है। और इसमें हीलिंग बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एक तरीके से कफज, मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ना वो एक तरीके से कहीं भी जाके चिपक जाते हैं और हीलिंग करना चालू करते हैं। लेकिन ब्लड कैंसर के मरीज में, क्योंकि अच्छा जैसे बोले कि हेल्दी कफ की कमी हो जाएगी, मतलब जहां भी घाव होगा वो घाव भरने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मल रहते ही नहीं है ब्लड के अंदर। नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स तो हीलिंग नहीं होती, तो घाव बन जाते हैं। जैसे छाले बहुत सारे अंदर पड़ जाएंगे, तो आमतौर पे जो छाले, मतलब जो हमारी लाइनिंग रहती है, म्यूकोसल लाइनिंग रहती है, मुंह की जो म्यूकोसा रहती है या आंतों की जो म्यूकोसा रहती है, वो अपने आप हील होती रहती है, क्योंकि बॉडी का जो स्लाइमीनेस रहती है या जो मतलब जैसे कफ्स जैसा जो रहता है वो नॉर्मली वो रिप्लेनिश हो जाता है। लेकिन क्योंकि कैंसर में ये वाइट ब्लड सेल्स अच्छे वाले मिलते नहीं है, सारे गंदे वाइट ब्लड सेल्स आम जैसे रहते हैं, तो ये हील नहीं हो पाता है, तो घाव बनने लगते हैं, अल्सर्स बनने लगते हैं।
तो अल्सर्स भी फिर इन्फेक्ट हो जाते हैं, फिर अल्सर से ब्लड निकलता रहता है, तो ऐसे कई अल्सर्स बन जाते हैं, तो हाथों से ब्लड निकलता रहता है, काली लाल लैट्रिन आती है, बदबूदार, इस तरीके से। तो इनके अंदर दाह अंदर एक तरीके से हर रक्त पित्त की अवस्था होती है, कि मतलब हर जगह से ब्लड ऊज कर रहा है, और दाह जैसी अवस्था होती है। तो आ, इनको इसीलिए मतलब जैसे, और जो ज्वर जैसा आपने बोला कि एक तो बेसलाइन फीवर रहता है जो 24 घंटे इनको 100 के आसपास फीवर तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद इनके अंदर स्पाइक्स आती है, खासतौर से शाम के वक्त या अर्ली मॉर्निंग के वक्त 106 या 104 इस टाइप की स्पाइक आई। जी सर। जी, तो यही ना रक्तगत जो ज्वर है, सतत ज्वर, वो मिलेगा। और आपने कहा कि गंदगी रहती है जो क्लीन नहीं होती है, इसी को हम स्त्रोतोदुष्टि बोलते हैं हमारे भाषा में। तो चिकित्सा हम लोग करते हैं तो कैसे करते हैं? शुक्र पे तो बात होगी, हाँ, वो नए सेल बनाना है, लेकिन पहले आगे के धातुओं का स्त्रोतस तो ठीक करें। तो जैसे रस जानम विकाराणाम लंघनम सर्व औषधम, तो रसगत जो भी है उसमें सबसे पहले हमें लंघन परम औषधम ऐसे बोला है। पेशेंट को भूखे रखना है, जब तक भूख नहीं लग रही है खाना नहीं देना है, और दीपन पाचन दवाइयां देनी है, रस पाचक ये शुरू करना है। इसी तरह से विधि शोणित अध्याय में क्या बताया? कुर्यात शोणित रोगेशु रक्त पित्त हरि क्रियाम विरेकम उपवासम च स्त्रायम श्रावणम शोणित च। मतलब रक्त पित्त वाली जो चिकित्सा है वो सारी यहाँ पे करनी है। जैसे कि रक्त पित्त में हम वासा का प्रयोग करते हैं, अडुलसा का प्रयोग करते हैं, दुर्वा का प्रयोग करते हैं, रक्त पित्त कुलकंडन रस का प्रयोग करते हैं, चंद्रकला रस का प्रयोग करते हैं, ताप्यादि लौह का प्रयोग करते हैं, रक्त का प्रसादन करने स्वर्ण माक्षिक का प्रयोग करते हैं। तो रक्त पित्त में जो चिकित्सा है, उशीरास हो, सारी वाद्यास हो, फिर उशीर का प्रयोग, दुर्वा का घृत बताया है, कुटकी का प्रयोग बताया है, जो भी सारे द्रव्य हैं वो सबका प्रयोग हमें रक्त पित्त की चिकित्सा ब्लड कैंसर में करनी है। उसमें और क्या करना है? पांडु की चिकित्सा अगर हम लोग कर रहे हैं, रस और रक्तवत स्त्रोतस की दृष्टि से पांडु रोग हुआ है, तो हम लोग रोहितक घृत देते हैं। और वहां पे स्नेहन करके, जैसे दाढ़ीमादिघृत कटुकादिघृत दे के हम लोग विरेचन कराते हैं। विरेचन से सारा दूषित पित्त निकलता है, आम निकलता है, लंघन फिर कराते थे, सर्जन क्रम करते हैं, और उसके बाद में रोहितकारिष्ट, रोहितक घृत, ये सब औषधियां देते हैं। ये हो गया। उसके बाद में विरेचन कराना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। उपवास कराना, विधि शोणित अध्याय में बोला है, उपवास कराना, विरेचन कराना, रक्त मोक्षण करना, ये बहुत ही अच्छा है, दूषित रक्त को निकालना है हमें। उसी तरह से मज्जा और शुक्र को अगर हमें ठीक करना है, तो औषधियां जो है वो मज्जा पे काम करने वाली दवाई देनी है, और स्वादु और तिक्त रसात्मक दवाइयां देनी है। अन्न जो है वह अच्छा देना है, जितना शोधन के लिए जो जो जरूरी है वो सब देना है। मतलब लंघन पाचन, रक्त पित्तग्न उपचार, विरेचन, रक्त मोक्षण, इनका प्रयोग करना है। मधुर और तिक्त रस का प्रयोग करना है। और तिक्तक क्षीर बस्ती, जैसा कि पल्लवी मैम ने बताया, वो तिक्तक क्षीर बस्ती कंटिन्यू देते रहना है। जैसे गूगल तिक्तघृत, महातिक्तघृत डाल के और शीरपाक बनाना है, गुड़ूची, पटोल, फिर यष्टि मधु, और क्या है, किरात तिक्त, इसका शीरपाक बना के, और कोई तिक्त रसात्मक घी डाल के, और उसका मात्रा बस्ती के रूप में तिक्तक क्षीर बस्ती 1 साल चलाएं, तो वो ब्लड कैंसर को बहुत काफी हद तक ठीक करता है। इसी तरह से योग रत्नाकर में रस रक्त मज्जा में वायु चला गया है, और ये बहुत ज्यादा प्रकोप होके कर रहे हैं, तो हमें वायु को ठीक करने के लिए, क्योंकि वायु ही विभजती, वायु ही इसमें बहुत ज्यादा विभाजन कर रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है, तो अनुवासन बस्ती बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। और द्रव्यों में ब्लड कैंसर के लिए क्या क्या दवाइयां, हमारे जो वैद्य लोग हैं, श्रेष्ठ वैद्य लोग जिन्होंने क्योर किया है, मैंने भी क्योर किया है, मैं तो उसका पूरा सारांश यह है कि सुचेखर रस का प्रयोग कर सकते हैं, महावाद विध्वंसक रस, सारीवा, मंजिष्ठा, गुड़ूची, आमलकी, द्राक्षा, नीम, कड़ू नीम जो रहता है, अश्वगंधा, रौप्य भस्म, ब्राह्मी, इसको व्याधि का रोगी को देख के, उसका बल देख के, उसके हिसाब से प्रयोग करना है। इसके साथ में दुर्वास्वरस, ब्लड कैंसर में सबसे अच्छा दवाई है दुर्वास्वरस, नागकेशर, भृंगराज, इसका प्रयोग करें। और अगर रक्त स्त्राव हो रहा है, रक्त पित्त जैसा हो रहा है, तो उसको करने के लिए अगर ऊर्ध्वग है तो हमें विरेचन देना है, अधोग है तो वमन देना है, ये करना है। प्लीहा वृद्धि है तो हमें रोहितकारिष्ट और रक्त मोक्षण कराना है। लेफ्ट क्यूबैटल फोसा से हमें सिरावेद करके रक्त निकालना है। इस तरह से जब हम चिकित्सा करते हैं ना, तो पेशेंट हमारे काफी हद तक अच्छे होते हैं। अगर रेडिएशन देते हैं, उसी तरह से केमोथेरेपी देते हैं, कोबाल्ट और रेडियम का, ये सब बहुत ज्यादा इसका साइड इफेक्ट होता है, बाल वगैरह झड़ने लगते हैं,
पेशेंट ज्यादातर वो केमोथेरेपी से ही मर जाते हैं उसके साइड इफेक्ट से। जो लोग सह पाते हैं सह पाते हैं, जो लोग नहीं सह पाते हैं उनको तो ये बहुत ज्यादा, या कभी कभी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स रहते हैं उससे रोका जाता है, लेकिन वो क्योर नहीं करता है। आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा जो है उससे पूरी तरह से ये ठीक हो जाता है। मांस अर्बुद का मैं अभी बाद में बात करूंगा। और हमें रक्त पाचक तो देना ही चाहिए, और पूरा रक्त व स्रोतस पे काम करने वाली दवाइयां देनी चाहिए। ब्लड कैंसर ठीक हो जाता है काफी हद तक। आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। हेलो। सर सर ऊपर का रक्तपित में जैसे बोला विरेचन, और नीचे तरफ है तो वमन। हाँ, प्रतिमार्गम च विधीयते, मतलब दूसरे डायरेक्शन से निकालना है। अभी जैसे नाक से, मुंह से, आंख से खून आ रहा है, हम ऊपर से वमन कराएंगे तो क्या होगा, और खून आएगा। बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। इसलिए दूसरे नीचे से निकालना है, और नीचे से अगर आ रहा है तो ऊपर से निकालना है, वमन कराना है। प्रणाम सर। सर इसमें आप अनुवासन वस्ती बता रहे थे, कौन सी देनी है इसमें अनुवासन वस्ती? अनुवासन बस्ती में आप ये दे दीजिए शीर वाला तेल, या फिर धानवंतर तेल बहुत ही अच्छा है, सहचरादि तेल है, महामाश तेल है। रोगी का बल अगर बहुत कम है तो महामाश तेल ब्रीहण के लिए, या मुस्तादी यापन बस्ती, यापना बस्ती इतने बढ़िया काम करते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। और क्या है कि बासा का प्रयोग ब्लड कैंसर में सबसे अच्छा होता है। लाक्षा का प्रयोग, गोदंती का प्रयोग, नागकेशर, रक्तबोल, फिर मौक्तिक का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये पित्त पित्त में पित्त की दृष्टि है, रक्त और पित्त का आश्रय संबंध है। सर कामदूधा का चंदन प्रयोग, बना लाक्षा, उसमें ये सब हाँ कुछ हाँ रहेगा? हाँ, वो मेरा रह गया था, लाक्षा है तो चंदन बड़ा लाक्षादि तेल का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बताया आपने। प्रवाल पिष्टि, पद्मक आदि तेल का प्रयोग, जो शीत वीर्यात्मक द्रव्य हैं उनका प्रयोग करें। उसी तरह से मृदु विरेचन करें, आमलकी, द्राक्षा, निशोत्तर, आरोग्य जैसे द्रव्यों से विरेचन कराएं। और इसमें नीम, करंज, सारिवा, मंजिष्ठा, खदीर, गुड़ूची ऐसे तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करें, और रक्तपाचक का प्रयोग करें, बहुत अच्छा फायदा होता है। हेलो। हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ सर, हाँ सर, सर ने बोला है कि अस्थि मज्जा पाचक द्रव्य का घृत बना के उसको देना चाहिए पेशेंट को, क्योंकि हमको बोन मैरो पे काम करना है। और जो तिक्त क्षीर बनाई जाती है उसमें बकरे के पैरों के बीच में की मज्जा और उसके रस का सिद्ध करके वो तिक्त क्षीर बस्ती में डाल के वो तिक्त क्षीर बस्ती देनी चाहिए। जी, बहुत सही बताया आपने। ये तिक्तक क्षीर बस्ती में बोन मैरो का मज्जा जो है, बोन पीस से अंदर से निकाल के और वो देना बहुत अच्छा रहता है। बहुत सही बताया आपने। इसी को यापना बस्ती भी बोलते हैं, हम लोग यापन कर रहे हैं। और ना जीवनीय गण जो है ब्लड कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है। जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकुली, शिरकाकुली, मधुपर्णी, मधुपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, अष्टि, मधु। इसी तरह से कभी कभी हमें बृहणीय गण देना पड़ता है, संधानीय गण देना पड़ता है, बल्य गण देना पड़ता है, हृदय गण। उसी तरह से शुक्र जनक गण, शुक्र जनक गण में कौन से है, तो जीवक, ऋषभक, काकोली, शिरकाकोली, मुदगपर्णी, माशपर्णी, मेधा, शतावरी और जटामांसी। इसका बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। और हम जब स्नेह दे रहे हैं, जैसे बस्ती के रूप में, घी के रूप में, तो स्नेहोपग द्रव्य जैसे द्राक्षा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जब भी हम घी के फॉर्म में कोई मेडिसिन दे रहे हैं, अंगूर दें, ज्येष्ठ मध दें, गुड़ूची दें, वो स्नेहन करने में इजी करता है। मेदा दें, फिर भुई कोहड़ा वो दें, काकोली, शिर काकोली, जीवक, और शालीपर्णी, कृष्णीपर्णी, ये स्नेह को निर्माण करने में, जहां पे रुक्षता बढ़ गई है, और स्नेहन करने में बहुत ज्यादा उपयोगी रहती है। और सुश्रुत संहिता के हिसाब से विदारी गंधादिगण, काकोल्यादिगण, प्रियंगवादिगण और अम्बष्टादिगण, ये ब्लड कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा है। ये गण के दवाइयां देखिए, बहुत अच्छा बताया। सर एक बार गण आप फिर से बता देंगे? हाँ, ये आपको सुश्रुत संहिता में मिलेगा, विदारी गंधादिगण, विदारी गंधादिगण। ये रिसर्च है, और यहाँ इंडिया में तो होता ही है। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिजल्ट अच्छा पाया गया ब्लड कैंसर में, है ना। रिसर्च पेपर्स भी है, जो मैं बता रहा हूँ रिसर्च पेपर से बता रहा हूँ। विदारी गंधादिगण, काकोल्यादिगण, काकोल्यादिगण, प्रियंगवादिगण, अम्बष्टादिगण, इसमें जो जो मेडिसिन मिलता है। अब एग्जाम्पल है, जैसे विदारी गंधादिगण है, उसमें शालीपर्णी, भूमि कोहड़ा, विश्वदेवी, सहदेवी, गोकुरु, कृष्णपर्णी, शतावरी, सारिवा, कृष्ण सारिवा, जीवक, ऋषभक, महामेधा, अ, मेधा, महामेधा, मुदगपर्णी, माशपर्णी, फिर कंटकारी, बृहति, पुनर्नवा, एरंड, फिर मेषशृंगी, कपिकच्चू, ये सारे द्रव्य विदारी गंधादिगण में है।
काकोली आदि गण में काकोली, शिरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मुदगपर्णी, माशपर्णी, मेधा, महामेधा, गुडुची, कर्कटशिंगी, वंशलोचन, इसके कॉमन द्रव्य निकालने हैं जो विदारी गंधादि में भी आ रहे हैं, काकोल्य आदि में भी आ रहे हैं, प्रियंगवादी में भी आ रहे हैं। जो जो कॉमन द्रव्य है वो हमें पेशेंट को देना है। अम्बष्टादि गण और कुछ कुछ गण है, जैसे कि अगर थकावट पेशेंट को बहुत ज्यादा आ रही है तो श्रमहर गण है। श्रमहर गण में द्राक्षा है, खजूर है, फिर बेर है, अनार है, अंजीर है, फालसा है, और साठी का चावल जो रहता है, 60 दिन में पकने वाला जो चावल होता है वो ये दे, और गन्ने का रस दे। शोणित स्थापन गढ़ देना पड़ता है, जो अगर ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो मधु है, यष्टि मधु है, केसर है, फिर शालमली का जो ये रहता है निर्यास, जिसको हम मोचरस बोलते हैं, फिर सारिवा, लोद्र, गैरिक, चीनी और लाया, लाक्षा। ठीक है। फिर कभी कभी उसमें अनकॉन्शियस होते हैं पेशेंट, तो संज्ञा स्थापक गण, संज्ञा स्थापक गण में हींग है, वचा है, ब्राह्मी है, जटामांसी है, कुटकी है, गुगुल है। फिर कभी कभी हमें वयस्थापक गण देना पड़ता है, मतलब आयु को टिकाना है, सेल्स को टिकाना है, सेल्स डैमेज ना हो। वयस्थापन गण है, जैसे गुडुची है, हरितकी है, आंवला है, रासना है, वचा है, फिर मंडूक पर्णी है, कृष्णी पर्णी, साली पर्णी, पुनर्नवा। पुनर्नवा जो है वो वयस्थापन गण में है। इसी तरह से रसायन में कुटी प्रावेशिक रसायन, वाततपिक रसायन में जो देना है वो दें। कभी कभी वाजीकर औषध देके शुक्र धातु को बढ़ाना है। वाजीकर औषध में सिद्ध मकर ध्वज, फिर उसके बाद में वंग भस्म, फिर मनमथ रस, कामिनी विद्रावण रस, रसेंद्र काम चूड़ामणि रस, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो शुक्र धातु पे, या वृक्ष योग है जैसे कि शतावरी, शुंठी, फिर क्या है, कपी कच्चू का बीज है, विदारी है, मुसली है, ये सब क्या है, शुक्र धातु को बढ़ाता है। ये सब हम दे सकते हैं। अभी आप लोग को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। ब्लड कैंसर ठीक हो सकता है, काफी हद तक इसके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, लेकिन इसको हमें वही पांडु देखना है, फिर हमें रक्तगत जो ज्वर है वो भी देखना है, विषम ज्वर में सतत ज्वर देखना है, हेतु पूरा बंद कराना है, तो ये सब ठीक हो जाता है, पूरा ठीक हो जाता है। बोलिए, आप लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए प्लीज। ये जो मैंने बताया, ये गण वगैरह ये सब, ये आर्टिकल से लिया है, आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ दूंगा जो आप लोगों को और रिसर्च करने में उपयोगी रहेगा। लेक्चर होने के बाद मैं पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को। थैंक्स। हाँ, पल्लवी मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप ब्लड कैंसर के पेशेंट लीजिए और ट्रीटमेंट करना शुरू करिए, देखिए अच्छा रिजल्ट आएगा मैम। ठीक है, मैं अभी फिर सेशन बंद कर देता हूँ, आप लोग तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब मैं सर अब टोटल मिला हाँ के जो ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट रिया वो एक तो ये सतत विषम ज्वर से अपन इसको कांटेक्ट करें, एक रसवस्रोतस और रक्तवस्रोतस, जी, और एक संग में रसक्षय और रक्तक्षय का भी इसमें आ सकता है क्या सर? क्षय का, धातु क्षय, हाँ हो सकता है, लेकिन क्षय से कैंसर होगा ऐसा डायरेक्ट तो नहीं मिलता है, फिर वो पांडु में आ जाएगा ना सर। वो अच्छा, पांडु से फिर कामला हुआ है क्या, कुंभ कामला, हलीमक हुआ है क्या, वो देखना चाहिए। फिर इसमें ट्रीटमेंट अपन उसके हिसाब से रसवय रक्तवय स्रोतस के हिसाब से, या फिर रक्त पित्त का ट्रीटमेंट इसमें सक्सेस ज्यादा रहेगा इसका हाँ मतलब? हाँ, और अस्थि मज्जा पाचक, अस्थि व स्त्रोतस में गए तो अस्थि पे काम करने वाले द्रव्य, और मज्जा पे गए तो अस्थि मज्जा पाचक, जैसे मुस्ता, आमलकी और गुडुची, इसका प्रयोग कंटिन्यू दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। वो तो अपन कंटिन्यू उस हिसाब से कि अपन रसवय रक्तपय मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र वो तो उधर चल जाएगा पूरा ही, और हाँ इसमें इधर इसको रक्त पित्त का ट्रीटमेंट करें तो शायद ये ट्रीटमेंट इसका मतलब ये सर, कैंसर मैंने का ऐसे ट्रीटमेंट। किया है, मैंने ऐसे किया है। और एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। जब हम छोटे थे ना, तो मेरे क्लास में एक बच्चा था, मतलब एक लड़का था मेरा क्लासमेट, उसके भाई को ब्लड कैंसर हुआ था, तो उसके पापा एयरफोर्स में थे। तो वो ना यहाँ पुणे में एएफएमसी है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा आर्मी का हॉस्पिटल। अभी तो दिल्ली में आर्मी रेफरल हॉस्पिटल, और एम्स था पहले दिल्ली में, लेकिन ये आर्मी का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है यहाँ पर। तो वो यहाँ पे पोस्टिंग लिए, यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए। तो वो एक बार ट्रेन में जा रहे थे, बहुत दुखी थे, रो रहे थे, तो उनको एक साधु बाबा है, और उन्होंने कहा कि मैं जो दवाइयां दे रहा हूँ वो आप दीजिए, 3 महीना आपका बच्चा पूरा ठीक हो जाएगा। तो फिर वो टेंशन में उनसे ले लिए कि हम भरोसे पे ले लेते हैं।
उन्होंने ले लिया वो पैकेट वैकेट ले लिया। फिर बाद में उन्होंने पूरे डब्बे में देखा, ट्रेन में वो बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए, गायब ही हो गए, और चलती हुई ट्रेन से गायब भी हो गए। तो अभी उन्होंने सोचा कि किसी ने तो दे दिया, भगवान के रूप में वो कौन आए थे बाबा। और चलते हुए उन्होंने हर डब्बा चेक किया कि उनसे पूछे क्या दवाई है क्या नहीं है। बस उन्होंने फिर देना शुरू कर दिया, वो बाबा गायब ही हो गए, मतलब वो अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने विश्वास से कि किसी ने दिया है, वो बच्चे को दिया, और वो बच्चा का ब्लड कैंसर पूरा क्योर हो गया, पूरा क्योर हो गया। और आज अगर पुणे में आप आएंगे तो वो बच्चे से, या उसका नंबर दे सकता हूँ, उसको कोई ब्लड कैंसर नहीं है। और वो, उसने इंजीनियरिंग किया है, बच्चे ने एमटेक किया है, और आज वो बिजनेस संभाल रहा है। मारुति सुजुकी का जो गाड़ी आता है ना, वो, और इलेक्ट्रिक जो टू व्हीलर आता है उसका, वो बहुत अच्छा बिजनेस करता है। उसका ब्लड कैंसर गायब भी हो गया। तो ये क्यूरेबल है। वो बाबा कौन थे, भगवान के रूप में आए थे, कौन थे पता नहीं, उनके कुछ पुण्य कर्म थे, उन्होंने दवाई दिया 3 महीने का और वो पूरा क्योर ही हो गया। और उन बाबा को ये भी पता चल गया कि इस बच्चे को कैंसर है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो और दवाइयां क्या दिया, तो टैबलेट फॉर्म में कुछ दिया था ये दवाई। और ये बात आज की नहीं है, 1990 की बात है, 1990 की बात है। तो फिर उन्होंने एएमफएमसी में चेक कराया वो पूरा टेस्ट। तो डॉक्टर लोग को ये लगा कि ये तो चमत्कार हो गया, ब्लड कैंसर कैसे ठीक हो गया। तो फिर मैंने हिस्ट्री लिया, मतलब जब मैं बीएमएस कर रहा था, एमडी कर रहा था, तो बच्चे का मैंने हिस्ट्री लिया जानने के लिए। तो उसका मुझे हिस्ट्री में यही मिला कि उसको बुखार आता था पहले। वो मेरे क्लासमेट का ही भाई है ना, तो मैं आप लोगों को कभी मिलना होगा तो मैं यहाँ ऑनलाइन ला दूंगा। तो उसको फीवर का हिस्ट्री था, और उसको बुखार ऐसे ही आता था, दिन में सुबह आता था और शाम को आता था, दिन में 2 बार, मतलब रक्तगत ज्वर है, विषम ज्वर है। और उसके लिए बहुत सारे एंटीपायरेटिक दवाइयां दे के उसको दबाया गया, दबाया गया, दबाया गया। बहुत सालों से उसको फीवर आ रहा था, बहुत सालों से दबाया गया, और उसके बाद में ब्लड कैंसर निकला वो। तो फिर सर वो ये बहुत केसेस में होता है सर। एक केस मैंने भी ऐसा देखा था सर, उनको 4-5 ईयर से फीवर था सर, वो ऐसे ही एंटीबायोटिक लेते थे, ठीक हो जाता था सर। बाद में उनको ब्लड कैंसर हो गया। ऐसे सर 3-4 केस देखे सर, ये सुप्रेशन ऑफ फीवर बार बार करते जाते सर वो। जी सर। तो वो बच्चे को यही फिर दवाइयां दिया गया, तो यही दिया होगा, रक्तपाचक ही दिया होगा, और क्या दिया होगा। वो बच्चा ठीक हो गया पूरा, रक्तपाचक दिया होगा, और कुछ रक्तपित्त की चिकित्सा दिया होगा, कुछ ऐसे मेडिसिन बना के दे दिया होगा, बच्चे ने खाया, ठीक हो गया, उसका रक्तगत आम का पचन हो गया, ज्वर का पूरा निकल गया, ठीक हो गया। सिंपल है ये सब। लेकिन हम लोग अगर ब्लड कैंसर सोच के इलाज करने जाते हैं तो एलोपैथी को नहीं आता है, इसलिए हम डर जाते हैं कि हम नहीं, हमें आयुर्वेद के हिसाब से देखना है बीमारी को, तो हमें सब समझ आता है। और वो बच्चा ना अभी कितना बड़ा है, मतलब शायद 40 साल का होगा, उसको कोई बीमारी नहीं है, इतने दिन तक कोई बीमारी नहीं, पूरा ठीक हो गया। जी, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? अगर आप लोग के पास केसेस हैं तो आप लोग जरूर लाइए, हम उसको, अभी तो मैंने सामान्य चिकित्सा बताया, अगर केसेस हैं लाएंगे तो हम विशेष चिकित्सा फिर और अच्छे से बात करेंगे। क्योंकि हर पेशेंट अलग होता है, पुरुषम पुरुषम विक्षम वा। हर पेशेंट का हेतु अलग होता है, प्रकृति अलग होता है, देश अलग होता है, उसका थिंकिंग अलग होता है, मतलब माइंड में क्या चल रहा है वो अलग होता है। उस हिसाब से हमें केस टेकिंग करके अच्छे से इलाज करना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, इस पे हम और बातें करेंगे बाद में। और अभी 9 बजे हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू।